वलसाड में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। पीएम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है और देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज गुजरात के वलसाड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं से तो वो मुलाकात कर ही रहे हैं, लेकिन जो आम लोग वहां पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओपन गाड़ी में इस वक्त प्रधानमंत्री की ये रैली, देखिए किस तरह से भारी तादाद में उनके जो समर्थक हैं पहुंचे हुए हैं। और ये जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान, प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को आज जीत का मंत्र भी देंगे। एक तरफ आज ओवैसी और अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं गुजरात, वो अपनी अपनी जनसभाएं करेंगे, लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री की जनसभा जहां पर भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। उनके जो लाखों समर्थक हैं वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी बड़े ही सादगी भरे अंदाज में हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सीएम भूपेंद्र पटेल भी पीएम मोदी के साथ है और गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री इस वक्त वलसाड में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा और किस तरह से गुजरात की जनता प्रधानमंत्री से कनेक्टेड है, इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी प्रधानमंत्री गुजरात के चाहे किसी भी शहर में जाएं, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखते हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भी हमने आपको अभी दिखाई, जब प्रधानमंत्री भी उतने ही सादगी भरे अंदाज से गुजरात के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वलसाड में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, सीधा आपको लेकर चलेंगे। लेकिन आज एक और खबर बहुत ही अहम रही और वो ये 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बारे में अब डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। एक एक करके हम आपको अपडेट देंगे, बताएंगे कि उपचुनाव में जीत हार के आखिर मायने क्या रहे। लेकिन इसी बीच आपको चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान जिससे बीजेपी अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर सकती है। जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और माना जा रहा है कि ये बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। तो आपने जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा की ओर से ये एक ऐसा कार्ड खेला गया है जिसका जवाब विरोधियों के पास नहीं है। अब 7 राज्यों की 6 सीटों में से 5 के नतीजों की हम बात कर लेते हैं, जिनके नतीजे आ चुके हैं और 2 सीटों पर रुझान करीब साफ हो गए हैं। सबसे पहले उपचुनाव का पूरा स्कोर कार्ड आप देख लीजिए। बीजेपी ने यूपी की गोला सीट पर एक बड़ी बंपर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने इसके अलावा बिहार की गोपालगंज और हरियाणा की आगमपुर सीट भी अपने नाम कर ली है। ओडिशा की धामनगर सीट पर बीजेपी की जीत पक्की हो चुकी है, तो बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल कर ली है। आज 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बाय इलेक्शन में बीजेपी के खाते में 4 से ज्यादा सीटें गई हैं। मुंबई की अंधेरी सीट शिवसेना ने जीत ली है, वहीं तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट पर बीआरएस आगे चल रही है। हालांकि यहां पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, जो केसीआर के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब नतीजों से मैसेज क्या है वो आप समझिए। तो यूपी के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि यूपी में योगी का कोई जवाब नहीं। बिहार का मैच टाई हो गया है। बीजेपी और महागठबंधन को एक एक सीट मिली। हरियाणा के नतीजों ने यह संकेत दिया कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हिट हो गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में मुकाबला एक तरफा रहा। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत तो गई, लेकिन नोटा 12,000 से ज्यादा पड़ा है, यानी नोटा का बटन 12,000 से ज्यादा लोगों ने दबाया है। इससे उद्धव ठाकरे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीत कर भी हार गए हैं। तेलंगाना में रिजल्ट आना हालांकि बाकी है, लेकिन कांटे का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। केसीआर के लिए बीजेपी बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है
और ओडिशा में बीजेपी को बीजेडी हरा नहीं पाई है। तो बीजेपी का जादू 4 राज्यों में चला है। नतीजे आने के बाद अब जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और मुंबई में शिवसेना ने अंधेरी सीट पर जीत का जश्न मनाया। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं बिहार में गोपालगंज सीट पर जीत के बाद बीजेपी में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। मोकामा की सीट आरजेडी ने जीती तो आरजेडी भी जश्न मना रही है। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से जश्न आज इस उपचुनाव में जीतने के बाद मनाया जा रहा है। और अब फाइनल रिजल्ट रुझान के मुताबिक उपचुनाव का स्कोर कार्ड क्या है वो देखिए। बीजेपी को 7 में से 4 सीटें मिली, आरजेडी और शिवसेना को 1-1 सीट मिली है। वहीं अगर हम बीआरएस की बात करें तो बीआरएस को 1 सीट मिल सकती है। इधर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी जैसे दल अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। एक तरफ देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। तेलंगाना में टक्कर केसीआर और बीजेपी के बीच ही देखी जा रही है। उनकी पार्टी टीआरएस बड़े पैमाने पर, आपको बता दें, इस बार जीत दर्ज करने की उम्मीद लगाए हुए बैठी थी, लेकिन बीजेपी उनके लिए बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू नीतीश की जोड़ी को एक बार फिर नकार दिया है। सुनिए जरा। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल यू हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल यू, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से, तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था और इस बार जीत का अंतर केवल 16,000 वोट ही रह गए हैं। और इसलिए मोकामा क्षेत्र के चाहे वो ईबीसी मतदाता हों या लव कुश हों, इन लोगों ने एकमुश्त होकर भाजपा गठबंधन को वोट देने का काम किया है। और वहीं गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने सुभाष सिंह को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार का वहाँ भी जो आधार वोट था, लव कुश और ईबीसी, वो पूरा का पूरा वोट बीजेपी की तरफ खिसक गया। राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आधार वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली और पूरी ताकत लगा दिया। हेलीकॉप्टर से ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव घूमते रहे, लेकिन गोपालगंज क्षेत्र की जनता ने उनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोपालगंज और मोकामा दोनों क्षेत्र की जनता को और विशेष करके जनता दल यू का जो आधार वोट रहा, लवकुश और ईबीसी, उसको बीजेपी को वोट देने के लिए मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुशील मोदी को सुना। गोपालगंज की सीट बीजेपी ने जीत ली, लेकिन मोकामा की सीट को बाहुबली अनंत सिंह ने जीता है। यहां पर उनकी पत्नी ने इस सीट को, और बीजेपी ये सीट उनसे छीन नहीं पाई। अब मोकामा में आरजेडी 16,000 से ज्यादा वोट से जीती है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मोकामा में बड़ी जीत मिली। नीलम देवी का मुकाबला बीजेपी की सोनम देवी से था, लेकिन 2 बाहुबलियों की पत्नी के बीच हुई इस जंग में अनंत सिंह का खेमा भारी पड़ा। हमारे साथ है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है मोकामा विधानसभा उपचुनाव में। बधाई हो आपको, विधायक बन गई आप। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह लग रही है मोकामा क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी जिस तरह से सेवा किए हैं, विकास किए हैं, और हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, माननीय ललन बाबू जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबका जो हमको आशीर्वाद मिला उसका बेनिफिट हमको मिला। नीतीश कुमार तो गए नहीं चुनाव प्रचार में, बावजूद आप जीत गए। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव आकर अपना मैसेज भेजे थे,
वो अस्वस्थ थे, इस कारण नहीं आए, और कोई बात नहीं है। उनका ये है आशीर्वाद। कि ये वो नहीं आए, यदि वो आते तो जीत का मार्जिन और ज्यादा हो। नहीं नहीं, अस्वस्थ थे इसलिए नहीं आए, और कोई कारण नहीं है, और कोई रीजन नहीं। और क्या कहेंगे, अनंत सिंह जेल में है, जाहिर है सब कुछ चुनाव प्रबंधन आपने खुद देखा, संभाला, कैसे ये सब मैनेज किया आपने? जी देखिए, हमारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और बहुत सारे हमारे हैं गार्जियन, मोकामा की जनता, सब लोग, कार्यकर्ता लोग, हमारे गार्जियन, सब लोग साथ में थे, तो कोई चुनौती था ही नहीं, कहीं कोई टक्कर था ही नहीं। तो क्या लग रहा है मोकामा का जो ये रिजल्ट है, जीत है, ये 2024 में अब लोकसभा का चुनाव करीब है, फिर 25 में विधानसभा है, इसका भी संदेश देता है? जी जी एकदम, बिहार से तो बीजेपी को खदेड़ देना है, भगा देना है 24 में। जी, यहाँ जुमलेबाज को काम नहीं है। जो भूमिहार वोटर है वो बड़ा निर्णायक माना जाता है मोकामा में, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बीजेपी मोटे तौर पर ये मानती है कि भूमिहार वोटर उनके साथ है। क्या आरजेडी ने आपके जरिए एक तरह से सेंधमारी कर ली? सर्वो समाज के नेता है, सर्वो समाज को लेकर चलते हैं एक जैसा, तो इसलिए उनके साथ सब लोग का है, सब लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो अब ये माना जा रहा है कि आप मंत्री भी बनेंगी? वो तो बात की बात है। जाहिर है जो जीत हासिल हो चुकी है और इसलिए अब जीत का माला भी लोगों ने पहना दिया है। तो लालू यादव के गृह जिला गोपालगंज में बीजेपी जीत से काफी ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी ने कहा कि ये जनता की जीत है और वो गोपालगंज के विकास के लिए हमेशा काम करती रहेंगी। सुनिए। तो गोपालगंज 2005 से बीजेपी की परंपरागत सीट ये मानी जाती रही है और बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज कर ली है। हालांकि इस बार वोट मार्जिन जरूर बीजेपी का घटा है, लेकिन इससे बीजेपी उत्साहित है क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी का अलायंस तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया, तो नीतीश कुमार ये अंदाजा लगा रहे थे कि गोपालगंज सीट बीजेपी के हाथों से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। जो विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है। हाँ, आप गोपालगंज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोपालगंज जनता के भी धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। और आगे आपकी जीत हुई है, विकास के लेकर क्या विकास तो बाकी है, उसको पूरा करेंगे। मोकामा से बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के पति से बात की हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने। सोनम ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गईं। सुनिए सोनम देवी के पति ललन सिंह ने क्या कहा। अब समीक्षा समय मिलेगा तब न। मोटे तौर पर यही कहेंगे कि बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा था कभी, और अचानक से हमें यह जिम्मेदारी दिया गया। आने वाला समय में संगठन को मजबूत करना है। हम थोड़ा संगठन में कमज़ोर हुए हैं, आगे संगठन को मजबूत करेंगे। फिर पिछली बार से जो मार्जिन है जीत का वो बहुत कम हुआ है उनका, क्या ये आपके लिए राहत की बात? राहत की बात मान लीजिए, अब समीक्षा करेंगे, अब उस पर बैठ करके समीक्षा हम लोग करेंगे। मोटे तौर पर अब क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा था जो काम नहीं कर पाया, जो आप लोगों ने सोचा था? जैसे हम राजनीति से शिथिल हो चुके थे, पार्टी ने हमें अचानक से जिम्मेदारी दिया और संगठन पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। हमें यही बस लगता है संगठन हमारा कमज़ोर हुआ वहाँ, जिसका वजह से हम कुछ मतों से। और इस पर और अधिक चर्चा के लिए मेरे दो सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से, जबकि दिनेश मौर्य मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, पहले आपका रुख करते हुए, अभी हमने ललन सिंह को भी सुना और मोकामा में जो वोट मार्जिन है वो हम सबने देखा। अनंत सिंह एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने इतना बड़ा अंतर इस वक्त अपने काबू में किया नहीं, उनके मत इतने ज़्यादा उन्हें मिले नहीं। लेकिन जो अगर हम बीजेपी की बात करें, पहले भी आपने बताया कि अक्सर अलायंस की पार्टी के लोग वहां पर खड़े होते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना खुद का कैंडिडेट उतारा और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। कड़ी टक्कर वहां पर बीजेपी की ओर से दी गई है।
जी हाँ, बिल्कुल। लंबे समय के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा और इतने दिनों तक बीजेपी के सहयोगी दल के उम्मीदवार होते थे, तो बीजेपी का अपना संगठन, कार्यकर्ताओं का जो संगठन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो ये बात सही है कि बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल थी। और दूसरी बात, मुकाबला किससे था? अनंत सिंह से। अनंत सिंह वहाँ लगातार चुनाव जीतते आए हैं और उनकी जो एक अपनी छवि है आम लोगों की मदद करने की, उसके जरिए जो उन्होंने एक अपना संबंध बनाया है उसका फायदा मिलता है। इसलिए ये जो जीत है ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह की जीत है। महागठबंधन की जीत तो हुई है, लेकिन ये अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत भी है, क्योंकि निर्दलीय भी चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार चुनाव जीता और इस बार जब नीतीश कुमार का साथ मिला तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके जीत का आंकड़ा और बढ़ेगा, चूंकि नीतीश कुमार का साथ मिला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ जाने के बाद भी क्या महागठबंधन को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? अब ये सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से ये देखना होगा जो क्षेत्रवार आंकड़े आएंगे कि क्या नीतीश कुमार का जो बेस वोट है, जैसे अति पिछड़ी जातियों का वोट या फिर लव कुश जो कुर्मी कोयरी जातियों का वोट है, वो शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि आप मोकामे में देखिए, पिछली बार अनंत सिंह ने जितना वोट हासिल किया था उतना ही वोट इस बार हासिल किया। गोपालगंज में जिस तरह से बीजेपी का मार्जिन घट गया है, तो ये बीजेपी के लिए वहां पे तो कम से कम चिंता की बात है। देखिए, वहाँ यदि बीजेपी का जो मार्जिन हुआ है वो कम हुआ है, इसकी एक और दूसरी वजह ये है कि पिछली बार साधु यादव ने 45,000 वोट हासिल किया था और इस तरह से जो यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर दी थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उनको बहुत ही कम वोट आया है। तो जाहिर है एक नुकसान जो पिछली बार बीजेपी के लिए फायदेमंद था वो इस बार नहीं हुआ। और इसके अलावा निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब लालू साथ आए थे तो ये भी लग रहा था कि गोपालगंज में भी जो है मामला उलट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए राहत की बात इतनी है कि नीतीश लालू के साथ आने के बाद भी गोपालगंज में उनको जीत तो मिली, भले ही मार्जिन कम हुआ। और जैसा मैंने कि कहा कि पिछली बार साधु यादव बड़ा फैक्टर था और इस बार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी थे, लेकिन उनको भी ज़्यादा अल्पसंख्यक वोट नहीं मिला है। तो MY वोट यहाँ पर इंटैक्ट दिखता है, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोट है वो यहाँ पर आरजेडी के साथ बहुत ज़्यादा खड़ा दिखाई नहीं देता है और यही कारण है कि बीजेपी के लिए राहत की बात रही, जीत हो गई। बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि आज का जो ये उपचुनाव का जो रिजल्ट वहां पर आया है, इसका असर लोकसभा के चुनावों में किस तरह से पड़ेगा। बने रहिएगा। दिनेश मौर्य भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ऋतुजा लटके ने जीत भले ही दर्ज कर ली हो, लेकिन 12,000 से ज्यादा नोटा का बटन दबना ये उद्धव ठाकरे के लिए चिंता की बात है कि जिस तरह से दो धड़ों में इस वक्त शिवसेना बटी हुई है, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। जी बिल्कुल, नोटा 3 गुना। पिछले बार 4,311 नोटा के वोट्स थे, इस बार 3 गुना बढ़ के 12,000 क्रॉस कर जाते। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए इसे सोचना होगा कि आखिर इतने वोट्स नोटा पर क्यों पड़े। इसके साथ ही में बीजेपी के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने जो कैंपेन चलाया था ज़मीन पर खुलकर सामने तो नहीं आए थे, लेकिन उनका कैंपेन कामयाब रहा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि उद्धव ठाकरे इस जीत से इतना तो ज़रूर वो कह सकते हैं कि पिछले बार उन्हें जो 62,000 प्लस वोट्स मिले थे उनके उम्मीदवार को, बीजेपी लगातार कह रही थी कि इसमें से आधे से ज़्यादा वोट्स बीजेपी के मतदाताओं ने शिवसेना के उस समय के उम्मीदवार को दिए थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने पिछले टैली को थोड़ा सा अच्छा करते हुए 65,000 प्लस वोट्स हासिल किए। तो खुद जो ज़मीन पर शिव सैनिक थे इतने लंबे समय से, वो अभी भी ठाकरे परिवार के साथ है और इस मुश्किल की घड़ी में वो अपने घरों से बाहर निकले। ना सिर्फ उन्होंने जो है अग्रेसिव वोटिंग की, बल्कि जीत दिलाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। तो ज़मीन के कार्यकर्ता अभी भी ठाकरे के साथ कम से कम मुंबई में, ये इस नतीजों से साफ होता है। दूसरी सबसे अहम चीज़, महाविकास आघाड़ी के सभी दलों ने, कांग्रेस एनसीपी के अलावा अन्य भी जो छोटे दल है, सभी साथ आए थे। लेकिन जितना वोट इनका ट्रांसफर होना चाहिए था उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार को, उतना हुआ नहीं। और दिनेश, ये खतरे की घंटी यकीनन उद्धव ठाकरे के लिए है कि अब उन्हें विचार करना होगा कि कमी कहां पर रह गई है। आखिर जो पिछले बार के वोट है इस बार तब्दील क्यों नहीं हुए, इस पर उन्हें ध्यान जरूर देना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आज देखिए, गुजरात में भी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वलसाड में और अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीधे आपको वहां पर लेकर चलेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।